नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हायर एजुकेशन में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं ब्रिटिश एरा से लेके अभी प्रेजेंट टाइम तक, वो सारे डेवलपमेंट्स को हम देखेंगे। इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से कमीशंस जो हैं वो आए हैं, कौन कौन सी कमेटीज़ आई हैं और उनकी रिकमेंडेशंस क्या क्या रही हैं। इसमें जो है मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया है जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं इतना कह सकता हूँ कि इस वीडियो के बाद में जो एक क्वेश्चन आपका किसी भी एग्ज़ाम में आता है वो बिल्कुल आप यहाँ से कर सकते हैं इस वीडियो से। तो जैसे कि देखिए, आपका NTA नेट में आता है सिलेबस यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम, उसमें एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया है या इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है। ये टॉपिक्स या जैसे UPSC में असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के, तो वो सब आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आपका जो है इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और साथ ही जो है इसके रिकमेंडेशंस भी हम बताएंगे जहाँ से क्वेश्चन कई बार जो है बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, अराउंड 60 ईयर्स तक 50-60 ईयर्स तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी एजुकेशन के फील्ड में, लेकिन कुछ जो है इंडिविजुअल लेवल पे चीज़ें चल रही थी। कुछ जो वायसरायज थे या गवर्नर जनरल्स थे, उन्होंने जो है अपने पर्सनल लेवल पे चीज़ें कराने की कोशिश की थी। जैसे कि 1781 में देखिए कैलकटा मदरसा जो है बनाया गया था वॉरेन हेस्टिंग द्वारा। तो वॉरेन हेस्टिंग ने कैलकटा मदरसा 1781 में इस्टेब्लिश करवाया था। इसमें मुस्लिम लॉ और रिलेटेड सब्जेक्ट्स को जो है पढ़ाया गया था। इसके बाद में देखिए 1791 में 10 साल बाद में संस्कृत कॉलेज जो है इस्टेब्लिश कराया गया जोनाथन डंकन द्वारा। देखिए, एज इट इज़ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये ईयर भी पूछा जाता है और ये संस्कृत कॉलेज कौन से ईयर में बनाया गया, किसने बनवाया, ये सब पूछा जाता है। और इसमें जो है हिंदू लॉ एंड फिलॉसफी जो है वो पढ़ाई गई। दोस्तों, एक जो बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, कुछ इस तरीके की वीडियोस पे कमेंट्स आए हैं जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं कि हिंदी में भी आप इन चीज़ों को करिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेरे पास में अभी इतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं हिंदी में भी इनका ट्रांसलेशन करूं। ये सारी जो एडिटिंग है, सारा जो कंटेंट बनाना, ये सब मैं खुद ही करता हूं अभी प्रेजेंट टाइम में। आगे आगे जैसे रिसोर्सेज मेरे बढ़ेंगे तो मैं बिल्कुल इस चीज़ पे भी काम करूँगा। तो दोस्तों, अभी क्या है, जैसे कि आप देख लीजिए 1791 है, इसको आप इसमें हिंदी की क्या ज़रूरत है, 1791 ऐसे याद कर सकते हैं। संस्कृत कॉलेज, इतना तो कोई भी हिंदी माध्यम का व्यक्ति भी इसको पढ़ सकता है। संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डंकन, इस तरीके की चीज़ें हिंदी में भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और बिल्कुल फ़ायदा होगा। जो एस्पिरेंट्स आज के टाइम पे तैयारी कर रहे हैं उनको हिंदी इंग्लिश इतना ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, जहाँ से भी कंटेंट मिले उसको उठा लेनी चाहिए। मैं खुद हिंदी की चीज़ें भी जो हैं, अगर मुझे अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो मैं हिंदी से भी उन चीज़ों को पढ़ता हूँ, इंग्लिश से भी उन चीज़ों को पढ़ता हूँ। तो देखिए, ये डिस्टिंक्शन थोड़ा सा हटा दीजिए और इंग्लिश पे आप थोड़ा काम करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी जो है सुधरेगी। तो दोस्तों, इस तरीके की चीज़ें पे आप अपना काम करिए। बाकी आने वाले टाइम में जैसे मेरे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, मैं इन चीज़ों पे बिल्कुल काम करूँगा। आपकी जो बात है बिल्कुल ध्यान में रखी जाएगी। अब देखिए 1800 में 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज बनाया गया। फोर्ट विलियम जो था उसको किस लिए बनाया गया था, ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ कंपनी इन लैंग्वेज एंड कस्टम्स ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये जो सिविल सर्वेंट्स थे ट्रेनिंग में, सिविल सर्वेंट्स थे कंपनी में, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको लैंग्वेज और कस्टम ऑफ इंडिया सिखाने के लिए फोर्ट विलियम का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। 1817 में कैलकाता कॉलेज का इस्टेब्लिशमेंट किया गया। ये 3 संस्कृत कॉलेजेस सेटअप किए गए थे कलकत्ता में, दिल्ली में और आगरा में। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 1817 पूछा जा सकता है। 3 संस्कृत कॉलेज वर एस्टैब्लिश्ड इन कैलकाता, दिल्ली एंड आगरा, जो है कौन से ईयर में, तो 1817 में ये हुआ था, 1817 में। इसके बाद में देखिए वुड्स डिस्पैच था, इसको यहाँ से शुरुआत मानी जाती है कि एजुकेशन जो है ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो है कमीशन जो शुरू हुए वुड्स डिस्पैच से हुए। तो 1854 में आया था, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। 1854 में वुड्स डिस्पैच एज इट इज़ आ जाता है एग्जाम में। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहा गया। मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया किसको कहा गया, वुड्स डिस्पैच को। ये क्यों कहा गया था, देखिए मैग्ना कार्टा, क्योंकि
इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की बात की गई थी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की बात की गई थी किसमें, हायर स्टडीज़ में, और स्कूल लेवल पे जो है वर्नाकुलर्स में जो है पढ़ाई की जाएगी। तो देखिए हायर स्टडीज़ में इंग्लिश लैंग्वेज की बात की गई थी इसमें, और स्कूल लेवल पे वर्नाकुलर्स, वर्नाकुलर्स मतलब लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। मान लीजिए कर्नाटका में पढ़ाना है तो मलयालम में पढ़ाया जाएगा और कन्नड़ में पढ़ाया जाएगा, इस तरीके की वर्नाकुलर्स में इसको पढ़ाया जाएगा। इसमें जो है ग्रांट इन एड की सिस्टम की बात की गई थी। सेकुलर इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन की, सेकुलर का मतलब है कि धर्म से ऊपर उठ के इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए एजुकेशन के, उसकी बात की गई थी। फीमेल एजुकेशन की बात की गई थी और वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की थी। तो देखिए अगर पूछा जाता है कि फीमेल एजुकेशन की बात किस में की गई थी, तो वो आपका वुड्स डिस्पैच में की गई थी पहली बार, वुड्स डिस्पैच में की गई थी पहली बार, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखिए हंटर कमीशन, हंटर कमीशन जो आपका आया था 1882-83 में आया था। तो ये हंटर कमीशन में क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, ये प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन पे इसके रिकमेंडेशंस थे। और प्राइमरी सेकेंडरी मतलब आपके जो फर्स्ट से लेके 8 तक क्लास के जो एजुकेशन आपकी रहेगी उसकी बात कही गई थी इसमें। इसी के दौरान 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 1887 में भी 87 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी इस्टेब्लिश की गई थी। तो ये हंटर कमीशन का जो है रिकमेंडेशंस थे। इसके बाद में देखिए रलेक कमीशन, रलेक कमीशन इम्पॉर्टेंट कमीशन है क्योंकि इसी कमीशन से ग्रांट इन एड, जैसे कि आज के जो एस्पिरेंट्स है JRF उनको मिलता है, या MNF जो स्कॉलरशिप मिलती है, या NB OBC स्कॉलरशिप मिलती है UGC के द्वारा। तो ये जो स्कॉलरशिप्स हैं पढ़ाई के लिए, ये इसकी शुरुआत जो है बेसिकली यहाँ से सिस्टम शुरू हुआ था और 1902 से ही रेगुलर ग्रांट्स जो हैं यूनिवर्सिटीज़ को दी जाने लगी थी, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप। और इसमें क्या था, रिव्यू कमीशन था एक तरीके से कि एजुकेशन जो है डिटोरेट क्यों हो रही है, एजुकेशन जो है डिटोरेट का मतलब है उनका स्तर, उसका स्तर जो है एजुकेशन का नीचे क्यों जा रहा है, शिक्षा का स्तर जो है नीचे क्यों जा रहा है, तो उसके लिए ही रिव्यू कमीशन था ये। और इसी ने रिकमेंड किया था 1904 का यूनिवर्सिटी एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है 1904 का इसी ने रिकमेंड किया था। अब देखिए 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो है वो देख लेते हैं। इसमें क्या क्या था, जो रिव्यूज़ थे पिछले कमीशंस थे, उसमें ये कहा गया था कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्किंग आवर जो है ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। तो यहाँ पे वर्किंग आवर्स को जो है एम्प्लॉयज़ का जो स्टाफ है या जो भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं, उनके वर्किंग आवर्स को जो है कम किया गया, रिड्यूस किया गया। और इसमें एक ग्रांट जो है 5 लाख हर साल 5 ईयर्स तक जो है किसी भी यूनिवर्सिटी को दी जाएगी, ये बात 1904 के इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट में कही गई थी। इसके बाद में देखिए गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1913 में, बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन एजुकेशन पॉलिसी, ये एक रिजोल्यूशन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था 1913 में। इसको जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो है फ्रीडम फाइटर थे, इन्होंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया था क्योंकि वो जानते थे कि एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है वो कितनी होती है, इसलिए उन्होंने स्ट्रांगली इसको एडवोकेट किया था। इसके क्या क्या रिकमेंडेशंस थे, इसमें क्या था कि यूनिवर्सिटीज़ इन ईच प्रोविंस, हर एक प्रांत में जो है एक यूनिवर्सिटी ज़रूर होनी चाहिए, तो ये इसका रिकमेंडेशन था। इसमें क्या किया था गवर्नमेंट ने, देखिए कंपलसरी एजुकेशन की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तो मना कर दिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी पुअर्स और बैकवर्ड्स को, कि पुअर्स को, गरीबों को, और बैकवर्ड जो क्लासेस थी उनको एलिमेंट्री एजुकेशन हम देंगे। ये गवर्नमेंट ने उस टाइम पे क्या किया था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। इसके बाद में देखिए सैडलर कमीशन आया था 1917-1919 में, ये बिल्कुल देखिए ईयर तो आप बिल्कुल याद रखेंगे, 1917 और 1919 में सैडलर कमीशन आया था। इसके बाद में इसमें क्या क्या रिकमेंडेशंस थे कि यूनिवर्सिटी एंट्री आफ्टर 12th, यूनिवर्सिटी में एंट्री जो होगी 12वीं के बाद होगी, ना कि 10वीं के बाद। बिल्कुल ये आप ध्यान रखेंगे कि यूनिवर्सिटी में 12th के बाद में एंट्री कौन से कमीशन के द्वारा शुरू की गई थी, तो ये सैडलर कमीशन था। इसमें भी देखिए फीमेल एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन और टीचर्स ट्रेनिंग की बात की गई थी। इसमें और क्या क्या कहता है, लेस रिजिड फ्रेमवर्क इन फ्रेमिंग यूनिवर्सिटी रेगुलेशन। तो देखिए किसी भी यूनिवर्सिटी की जो है रेगुलेशंस फ्रेम करने के लिए इसका फ्रेमवर्क थोड़ा सा लेस रिजिड कर दिया था, उसको मतलब थोड़ा लिबरल कर दिया था। इसके बाद में देखिए डायआर्की आ गया था,
जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स आए थे 1919 में, उसमें डायरकी जो है फॉलो किया जाने लगा था। डायरकी मतलब एक तरीके से 2 स्तरीय गवर्नमेंट जो थी, एक प्रोविंस के लेवल पे और एक सेंट्रल के लेवल पे। तो ये जो है इसमें क्या क्या हुआ था, ये अंडर मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स में हुआ था। और एजुकेशन शिफ्टेड टू प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़। तो देखिए एजुकेशन से जो सेंटर था, जो मतलब सेंटर के इन द सेंस कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं, जो क्राउन, जो देखिए सेंट्रल लेजिस्लेचर था, उसकी कुछ पावर जो है प्रोविंसेस को भी दे दी गई थी। तो ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के थ्रू आया था। इसमें एजुकेशन को है प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज़ के में शिफ्ट कर दिया गया था, और सेंटर ने बिल्कुल जो ग्रांट्स वगैरह थी उनको स्टॉप कर दिया था। देखिए जो ग्रांट्स 1902 में स्टार्ट हुई थी, उनको क्या कर दिया गया था, स्टॉप कर दिया गया था, बिल्कुल देना बंद कर दिया गया था सेंटर की तरफ से। इसके बाद में देखिए हरतोग कमेटी आई थी 1929 में। हरतोग कमेटी ने क्या किया कि डिज़र्विंग स्टूडेंट्स टू हायर एजुकेशन एवरेज टू वोकेशनल आफ्टर 8th। तो देखिए जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि हायर एजुकेशन में अपनी जो है हायर एजुकेशन कर सकते हैं, उन्हीं को हायर एजुकेशन में भेजा जाए। बाकी के जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको वोकेशनल ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी जाए 8th के बाद में। एडमिशन शुड बी रिस्ट्रिक्टेड। देखिए पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, जितने बच्चे आगे उनको एडमिशन दिया जा रहा था। तो इसमें हरतोग कमेटी ने कहा कि एक स्पेसिफिक सीट्स का जो है एक प्रोविज़न किया जाए कि स्पेसिफिक सीट्स रहेंगी पर्टिकुलर फील्ड में और पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। तो ये हरतोग कमेटी ने जो है इसको रिकमेंड किया था। इसके बाद में देखिए वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन 1937। तो वर्धा जो है ये महाराष्ट्र में है और 1937 में ये आई थी बेसिक एजुकेशन के ऊपर। इसमें जो है एक कमेटी जाकिर हुसैन कमेटी ने जो है इसमें काफ़ी बड़ा रोल अदा किया था। इसमें क्या क्या एक तरीके से प्रपोजल्स थे कि लर्निंग थ्रू एक्टिविटी के थ्रू लर्निंग होगी, कि काम करके उसको काम करने के साथ साथ में पढ़ा जाएगा। इन द सेंस कि मतलब जैसे कि प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे, उस तरीके की एजुकेशन की बात की गई थी। और 1 से 6 तक, क्लास 1 से 6 तक हिंदी में पढ़ा जाएगा। सॉरी ये 7 है, 1 से 7 तक जो है हिंदी में पढ़ाया जाएगा, और 8वें के बाद में इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। तो ये बात की थी। सिलेबस में जो है बेसिक हैंडीक्राफ्ट जो है उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। जो ये देखिए लर्निंग थ्रू एक्टिविटी वाली बात थी, तो उसी से रिलेटेड था ये। इसके बाद में आएगा देखिए सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन। सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन जो है 1944 में आया था। और सर्जेंट कौन थे? एजुकेशनल एडवाइज़र थे गवर्नमेंट के, जो सरकार के एजुकेशनल एडवाइज़र थे। तो इन्होंने एक प्लान तैयार किया। इसमें क्या था, प्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर 3 to 6 ईयर। इन्होंने साल के बेसिस पे जो है इसको डिवाइड किया था। 3 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाएगी। फ्री यूनिवर्सल और कंपलसरी एजुकेशन 6 से 11 साल के बच्चों को। हाई स्कूल 11 से 17 तक फॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, जो सेलेक्ट होंगे देखिए उनको 11 से 17 साल तक हाई स्कूल की में शिक्षा दी जाएगी। और इसके बाद में देखिए यूनिवर्सिटी कोर्स ऑफ 3 साल आफ्टर हायर सेकेंडरी। तो 12वीं के बाद जो है 3 साल का जो है यूनिवर्सिटी कोर्स होगा, जिसको अभी हम ग्रेजुएशन कहते हैं। वो इन्होंने सर्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 में इन्होंने प्रपोज किया था। इसके बाद में देखिए कुछ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ का भी डेवलपमेंट हुआ था। टेक्निकल मतलब आज जो जैसे कि बीटेक वगैरह हमारे कराए जाते हैं, बीटेक या इस तरीके के जो टेक्निकल कोर्सेज़ हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो देखिए 1847 में, ये 1847 की बात हो रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ रुड़की जिसको IIT रुड़की भी कहा जाता है, ये 1847 में स्टार्ट किया गया। 1856 में कलकत्ता कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग स्टार्ट किया गया, बिल्कुल एज इट इज़, इसके ईयर्स याद रखेंगे। 1858 में ओवरसीज़ स्कूल एट पूना, इसको एक स्टेटस दे दिया पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का, और ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी से एफिलिएट कर दिया गया। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओवरसीज़ स्कूल ऑफ पूना को जो है पूना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का स्टेटस कब मिला था? तो 1858 में मिला था इसको। 1835 में मेडिकल कॉलेज इन कैलकाटा जो है वो भी स्टार्ट किया गया। इसके बाद में कुछ देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में कुछ और कमीशंस आए, वो हम देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 और 49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आया था पहला, ये फर्स्ट था। पूछा जा सकता है फर्स्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब किया गया। ये देखिए स्पेसिफिकली
आपका जो नेट का सिलेबस है पेपर 1 में, उसमें स्पेसिफिकली दे रखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस के जो डेवलपमेंट्स हैं वो पूछे जाएंगे। तो 1948 में 1949 में फर्स्ट यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेकंड एजुकेशन कमीशन जो दूसरा था वो 1952-53 में हुआ। इसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया था। 3 लैंग्वेज फार्मूला मतलब एक हिंदी, इंग्लिश और जो भी एक वर्नाकुलर लैंग्वेज है उसमें आप पढ़ा सकते हैं। तो ये 3 लैंग्वेज फार्मूला बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन से उसमें दिया गया था, सेकंड एजुकेशन कमीशन में दिया गया था। इसके बाद में देखिए जो 1964-66 में एक एजुकेशन कमीशन आया जिसको कोठारी कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और अभी तक का सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन कमीशन माना जाता है कोठारी कमीशन। ये DS कोठारी जी के चेयरमैनशिप में हुआ था। इन्होंने प्रपोज किया था एजुकेशन बी रिस्ट्रक्टेड इनटू ए स्टैंडर्डाइज 10-2+3 मतलब 10वीं फिर 12वीं और फिर 3 साल मतलब जो यूनिवर्सिटी में आप ग्रेजुएशन होगा इसको इस तरीके से किया जाए। इसके बाद में देखिए 2009 में भी एक नेशनल नॉलेज कमीशन आया था, नेशनल नॉलेज कमीशन। तो देखिए 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे PM थे, उन्होंने इस्टेब्लिश कराया था इसको नेशनल नॉलेज कमीशन इन जून 2005 में। तो ये कमीशन जो है इसको इस्टेब्लिश कराया था, इसकी रिकमेंडेशन 2009 में आई। और NKC मतलब नेशनल नॉलेज कमीशन इज ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू मेकिंग ए प्रपोजल इन फील्ड सच एज राइट टू एजुकेशन, लाइब्रेरीज एंड एनवायरनमेंट। तो ये सब जो है हुआ था 2009 में। पूछा जा सकता है नेशनल नॉलेज कमीशन जो है कब आया था, 2009 में इसको कहेंगे हम। इसके बाद में देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इससे बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिल्कुल जो है रिसेंटली अभी हुए है ये आई है तो बिल्कुल पूछा जा सकता है। लॉन्च हुई थी जुलाई 29, 2020 में। देखिए 2019 में जो है इसका इंट्रोडक्शन हुआ था जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें, और ये जो लॉन्च हुई है जुलाई 29, 2020 को हुई है और इसने जो है कई सारे रिफॉर्म्स आए हैं एजुकेशन में। इसके बाद में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, द पॉलिसी एम्फेसाइज ऑन मदर टंग टिल क्लास 5th, तो 5th तक जो है मदर टंग वाली चीज़ है। कोडिंग इंटर्नशिप इन क्लास 6, तो देखिए जो हमारा अभी कंप्यूटर्स का रोल काफ़ी बढ़ता जा रहा है उसको ध्यान में रखते हुए कोडिंग और इंटर्नशिप इन क्लास 6th। और इसके बाद में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स इन क्लास 9 to 12th, तो देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि इस तरीके का है कि आपको जो है कुछ सब्जेक्ट्स के जो चूज़ करने का आपको जो है फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी। इसके बाद में ये जो करिकुलम है ये है 5-3-3-4, तो 5-3-8 और इसके बाद में आपका +3+4 इस तरीके का करिकुलम जो है विद 12 years ऑफ स्कूलिंग एंड 3 years ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। तो ये जो है इस तरीके का जो है पैटर्न बनाया गया 5-3-3-4 वाला। रिफॉर्म्स इन एग्जाम पैटर्न लाइक बोर्ड एग्जाम्स टू बी ब्रोकन इनटू टू टेस्ट कोर कैपेबिलिटीज़, तो देखिए इस तरीके के जो है रिफॉर्म्स इसमें 2020 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो किए गए। तो दोस्तों इसमें से जो है ईयर आप बिल्कुल याद रखेंगे और जो मेजर रिकमेंडेशंस है वो याद रखेंगे, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा और बिल्कुल आप बेहिचक होकर ये चीज़ें याद कर लेंगे तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। धन्यवाद।